फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट 2021 बायोलॉजी पार्ट्स का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक के आंसर्स को डिस्कस किया और उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी करके मैंने आपको बताया। आज हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से 160 तक, जो कि जूलॉजी पार्ट के क्वेश्चंस हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपको पता है जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये स्पेसिफिकली किडनी से सिक्रीट होता है इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको किडनी दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शंस में पैनक्रियाज, बोन मैरो और एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि ब्रेन का पार्ट है ये दिया गया है। तो ये तीनों भी तो हो नहीं सकते, तो इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि किडनी में भी कौन से सेल्स हैं तो वो जेजी सेल्स हैं जो कि एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रेट करते हैं, जो आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच के ऊपर बेस्ड। अगेन एक एनसीईआरटी से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। तो आपको पता है कि इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, आइए रीड करते हैं। 10th abdominal segment in both sexes bear a pair of anal cerci। तो ये बात सही है क्योंकि जो दोनों भी मेल और फीमेल कॉकरोच है उनमें एनल सर्साई होता है 10th abdominal segment में। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया a ring of gastric ceca is present at the junction of midgut and hindgut। तो ये बात गलत है क्योंकि आपको पता है जो हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका होता है वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे पाया जाता है, ना कि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। तो इससे ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हमें इनकरेक्ट पहचानना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। थर्ड ऑप्शन में दिया हाइपोफेरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। तो ये बात भी सही है। हाइपोफेरिंग्स इसका एनालॉगस स्ट्रक्चर है टू द टंग। तो टंग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है कॉकरोच में जिसे हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में दिया इन फीमेल 7th 9th मतलब 7th से लेकर 9th तक जो स्टर्ना होते हैं फॉर्म द जेनाइटल पाउच। तो ये बात भी करेक्ट है, एनसीईआरटी की ये डायरेक्ट लाइन है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्योंकि हमें इनकरेक्ट पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा 1 लाइनर क्वेश्चन है। पूछा गया है स्यूकस एंटेरिकस इज रिफर्ड टू एज। तो आपको पता है स्यूकस एंटेरिकस, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो एंटेरिकस यानी होता है इंटेस्टिनल और स्यूकस यानी होता है जूस। तो इंटेस्टिनल जूस को हम कहते हैं स्यूकस एंटेरिकस। ये आपको डाइजेशन चैप्टर में बताया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी इंटेस्टिनल जूस। तो बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल डिवीजन से। पूछा गया है विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। तो आपको पता है कि जो मियोटिक प्रोफेज होता है उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये 5 सब फेजेस होते हैं। तो इनमें से जो डाइकाइनेसिस फेज है उसमें ही टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से ही। पैचिटीन में आपको पता है कि रिकॉम्बिनेशन होता है, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है, जाइगोटीन में आपको पता है कि जो दोनों भी क्रोमोसोम है और क्लोज आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेओलाई यानी द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। तो आपको पता है एल्वेओलाई यानी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वहाँ पे कम होगा। तो इससे अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं एनसीईआरटी में वो डायरेक्टली यहाँ पे पूछ ली गई हैं। तो इनमें से जो PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है एल्वेओलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगेन ये बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था जिनको ये वैल्यूज़ याद होंगी। यहाँ पे आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन 3 क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम है, लेकिन जो बाकी ऑप्शन हैं उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है। जो फर्स्ट वाला वैल्यू है ये एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाने वाला एटमॉस्फेरिक कंडीशन में पाए जाने वाले पार्शियल प्रेशर का वैल्यू है। वहीं अगर आप देखेंगे तो टिश्यूज़ में पाए जाने वाले, एल्वेओलाई में पाए जाने वाले ये सब वैल्यूज़ आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। तो उसे आप याद कर लें ताकि आप आगे किसी और एग्ज़ाम में ये गलती ना करें। अगला क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से। एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से एनिमल्स का क्या दूसरा नेम है। तो जैसे आपको पता होगा कि फाइसीलिया जो है वो पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ए के आगे 2, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखना है लिमुलस। तो लिमुलस आपको पता है किंग क्रैब को कहा जाता है, जो कि एक लिविंग फॉसिल है। तो यानी बी के आगे 3, तो यहाँ से आप देखेंगे तो दोनों ऑप्शंस अभी भी बने हुए हैं। अब आपको पता है एंक्लियोस्टोमा एक हुकवर्म है और पियांगटाडा पर्ल ऑयस्टर को कहा जाता है। तो इससे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 में ही ये चारों ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही था, लेकिन आपको ये सब फैक्ट्स पता होंगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर के ऊपर। तो आपको पता है बॉटनी सेक्शन में भी आपको पीसीआर से क्वेश्चन पूछा गया था और आपको जूलॉजी में भी पीसीआर से पूछा गया, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है आगे होने वाले एग्जाम्स के लिए, तो इसे आप अच्छे से तैयार रखें। पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगनिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड। तो आपको मैंने बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक दाई याद रखने के लिए, डी फॉर डीनेचुरेशन, ए फॉर एनीलिंग और ई फॉर एक्सटिंक्शन। अगर आप एकदम बिगनिंग की ही प्रोसेस की बात करेंगे तो डीनेचुरेशन का प्रोसेस है जो इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसको आप लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर आपको इसका रेप्लिकेशन और कराना है तो इसे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और ताकि ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो इसी प्रोसेस को तो डीनेचुरेशन कहते हैं, और इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो सकें। अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया तो ये डीनेचुरेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप अगेन। यहाँ पे हमें कुछ बैक्टीरिया दिए गए हैं और उनसे जो प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो एसिड है वो हमें मैच करना है। तो आपको पता है एसिटोबैक्टर एसिटाइस के नाम से आपको पता चल जाएगा कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, यानी बी के आगे आपको 1 दिखना चाहिए, तो बी के आगे 1 सिर्फ ऑप्शन 2 में ही है। अगर आप देखेंगे एस्परजिलस नाइजर, तो एस्परजिलस नाइजर का जो है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने का काम है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। और क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ये ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो अगेन ये क्वेश्चंस डायरेक्टली फैक्चुअल था, एनसीईआरटी से था, लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ही आप इसे आंसर कर पाएंगे। इसमें कोई आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं यूज़ करना था, सिर्फ आपको याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्गली रिप्रेजेंटिंग द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। तो हमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्मूथ मसल के लिए रॉन्ग है वो पहचानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये बात सही है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन करा सकें। नेक्स्ट है दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइशंस। तो ये बात भी सही है, इन्हें नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। वहीं अगर वॉलेंट्री मसल्स की बात करेंगे तो स्ट्राइटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स उन्हें कहा जाता है, लेकिन ये स्मूथ मसल्स हैं तो ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये बात भी सही है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं और जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो इसमें से आपको तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गए, पहले 3, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। फिर भी एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज़ परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क आपको पता है कार्डियक मसल्स में मिलता है, ना कि स्मूथ मसल्स में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मसल्स। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज। तो आपको पता है कि जब भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात होती है तो आपके लेवल पे ज़्यादातर वो मायस्थीनिया ग्रेविस उसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यही है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये अगेन एनसीईआरटी का ही दिया हुआ फैक्ट है, और अगर आपने इस बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे तो उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मायस्थीनिया ग्रेविस। गाउट आपको पता है अर्थराइटिस है जिसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फिंगर के जॉइंट होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको पता है कि ये मसल्स का डीजेनरेशन की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है मायस्थीनिया ग्रेविस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।